चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज एक जीके जीएस के नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर से। आज हम लोग का टॉपिक है पॉलिटी से भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पॉलिटी का सवाल टॉपिक है और इससे प्रत्येक एग्जाम में इससे प्रश्न रहते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज पहले टॉपिक महान्यायवादी को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। महान्यायवादी के पूरा हम लोग देख लेंगे कि जो जो प्रश्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उस सभी प्रश्न को हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे महान्यायवादी, अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल इसे कहेंगे, ठीक है। अब कहता सबसे पहला पॉइंट आता है कि महान्यायवादी का नियुक्ति। तो महान्यायवादी का नियुक्ति जो होगा अनुच्छेद 76 के द्वारा होगा, याद रखिएगा। पूछेगा कि भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो 76 के द्वारा। एकदम स्पेशल आप लोग दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि अनुच्छेद ये आपको एग्जाम में रहता है तो रहता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरीके से देखते चलें और आप एक बार ध्यान से अच्छी तरीके से सुन लेंगे ना तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये पूरा प्रश्न एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। सिर्फ अच्छी तरीके से देख लीजिए और सुन लीजिए और याद करने के बाद ही नोट्स बनाने का प्रयास करें। जहां दिक्कत हो एक बार देख लें, लेकिन नोट्स आप लोग हो सकता है कि स्क्रीनशॉट लेकर बनाते होंगे तो वो एक गलत आदत है। आगे आप जितना पढ़ते हैं उसको देख लें और एक रफ पेपर में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक। और जो देखें फिर बाद में उसे मिला लीजिए कि जो गलत है वहां पर सुधार करके लिखे। इससे जो अब याद आपका होगा ना तो ये आपका लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, क्योंकि आप याद करते होंगे और भूल जाते होंगे, लेकिन याद करके जब उसको आप बिना देखे लिखते हैं तो वो स्मरण शक्ति में थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। भूलना तो इंसान का एक स्वाभाविक गुण है, वो तो भूलेगा ही, ठीक है ना, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके एग्जाम दिमाग में बन जाता है, जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोले कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन अनुच्छेद में बोला, तो 76 अनुच्छेद में, ठीक है ना। महान्यायवादी का नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है, ठीक है ना। महान्यायवादी का नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होगा, तो अनुच्छेद 76 के द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत सरकार का प्रथम विधि होता है। पूछेगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि कौन होगा, तो महान्यायवादी। आपका उत्तर क्या होगा, महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी पूछेगा कौन होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, महान्यायवादी। कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना, ठीक है ना। कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना किसका काम होगा, महान्यायवादी का। प्रश्न रहेगा कि भारत को कानूनी मामलों में सलाह कौन देगा, तो महान्यायवादी देगा। किस अनुच्छेद के द्वारा, देखेंगे इसका चर्चा कौन अनुच्छेद में है, तो 76 का 2 में, अनुच्छेद 76 का 2 में कहेगा कि कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना किनका काम होगा, तो महान्यायवादी का काम होगा। इसका चर्चा कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 76 का 2 करता है, 76 का 2 करता। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात यहीं पर आप समझिएगा, महान्यायवादी भारत सरकार के फेवर में ही बात बोलेगा। ये भारत सरकार के विरुद्ध एक शब्द नहीं कह सकता है और भारत सरकार के विरुद्ध जो कोई अपराधी रहेगा तो उसका ये बचाव भी नहीं करेगा। और महान्यायवादी किसी व्यक्ति का केस नहीं ले सकता है जब तक कि भारत सरकार से उसको अनुमति न मिला। ये पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए केस नहीं लड़ेगा। ये पूरे भारत सरकार का कोई काम होगा वैसा कानूनी मामलों को, तो उसमें कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देगा। भारत सरकार को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देगा। एकदम यहाँ पे याद रखेंगे कौन अनुच्छेद, तो 76 का 2 में। अब अगला देखेंगे, संसद का सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। एकदम वीवीआई पॉइंट है। अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि महान्यायवादी संसद के मेंबर नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी संसद का मेंबर नहीं होता है लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि कौन ऐसा अधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपका उत्तर क्या जाएगा, महान्यायवादी उत्तर जाएगा। उत्तर क्या जाएगा आपका, महान्यायवादी। कौन अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 88 कहेगा। क्या कहेगा कि संसद का सदस्य नहीं होते लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के द्वारा होगा लेकिन कौन करेंगे, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर किया जाएगा, तो मंत्री परिषद के सलाह पर। राष्ट्रपति तो करेंगे लेकिन किसकी सलाह से करेंगे, तो मंत्री परिषद के सलाह से करेंगे। अगला कार्य देखेंगे कि कार्यकाल कितना होगा। पूछेगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी
न्यायवादी है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। योग्यता होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत मुख्य क्वेश्चन है कि महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होना चाहिए। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो योग्यता होना चाहिए वही योग्यता किनका होना चाहिए, तो महान्यायवादी का होना चाहिए, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है जो अनुच्छेद 124 के 3 में है, ठीक है। तो पूछेगा कि योग्यता क्या होना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता होती है। अगला देखेंगे, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। एकदम भी आई पॉइंट है, कहेगा कौन ऐसे अधिकारी हैं जो भारत के किसी भी न्यायालय में अगर इनको जरूरत पड़ेगा तो भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, भारत के किसी भी राज्य में ये सुनवाई करने का इनको अधिकार है। महान्यायवादी कोई ही एक ऐसे अधिकारी हैं कि जिनको किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार हो। लेकिन कब, जब भारत सरकार को कोई कानूनी सलाह वैसा कोई बात आ गया भारत के फेवर में, तब। ये नहीं कि व्यक्तिगत विशेष का ये चुनाव केस नहीं करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है ना, ये भारत सरकार के लिए काम करते हैं। अगला पॉइंट, इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, ये भी वीवीआई पॉइंट है, और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहेगा महान्यायवादी के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल, तो 1 सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति किया जाता है। तो 2 1 3, अब महान्यायवादी लगाकर कितने, 4 हो गए। तो इनकी सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए 1 सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किए जाते हैं। अगला पॉइंट कहेगा प्रथम महान्यायवादी कौन बने थे, तो एमसी तलवार बने थे, याद रखेंगे। प्रथम महान्यायवादी कौन बने, एमसी तलवार। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा। कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना किनका काम होगा, तो महान्यायवादी का होगा। अनुच्छेद 76(2) के द्वारा देंगे। संसद के मेंबर नहीं होंगे लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे, अनुच्छेद 88 के द्वारा। कार्यकाल इनका होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर, माननीय राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद से हटा सकते हैं, ठीक है। योग्यता होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार किनको दिया गया है, तो महान्यायवादी को। इनकी सहायता के लिए 1 सॉलिसिटर जनरल और 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति किया गया। प्रथम महान्यायवादी बोलेगा एमसी तलवार। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको पढ़ाई और किसी बात का कोई आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको पढ़ना है और अच्छी तरीके से एक सरकारी नौकरी लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला, वर्तमान में पूछेगा कि महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकटरमणी। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान महान्यायवादी बोलेगा तो आर वेंकटरमणी है। और इनका वेतन कितना हो जाएगा बुआ लोग, तो 2.5 लाख रुपया प्रति माह हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कि पूछेगा कि इनका महान्यायवादी का वेतन कितना होता है, तो 2,50,000 रुपया प्रति माह होता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमणी जी हैं। चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फुल फॉर्म का था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है आपके सामने। अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा इसी में, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शॉर्ट में आप इसको कैग कहेंगे, ठीक है, कैग कहते ही हैं। और इसका चर्चा संविधान के भाग 5 में है, चर्चा संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, याद रखेंगे। महान्यायवादी का चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद पूछेगा तो 148 से लेकर 151 तक। भाग पूछेगा 5, कितना भाग में, तो भाग 5 में पूछेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा किस भाग में है, तो भाग 5 में है। और कहेगा किस अनुच्छेद में है, तो 148 से लेकर 151 तक में। अब ध्यान दीजिएगा, भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, कौन अनुच्छेद के द्वारा होंगे, तो अनुच्छेद 148 के द्वारा। मतलब कैग का नियुक्ति होगा कितना अनुच्छेद के द्वारा, तो 148 के द्वारा, अनुच्छेद 148। फिर से, भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, किस अनुच्छेद के द्वारा होंगे, तो 148 के द्वारा। इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कैग का नियुक्ति पूछेगा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ये दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। फिर से ध्यान दीजिएगा कि पूछेगा कि कैग का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब अगला पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, सेवानिवृत्त होने के बाद, गौर करिएगा, सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। इसका चर्चा अनुच्छेद 148 के 4 में दिया गया है। इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, 148 का 4 में। फिर से समझ लीजिएगा, सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। कौन, कैग। लेकिन अपवाद नोट करके याद रखिएगा, एनके चंद्रा जो कि दूसरे कैग थे, ठीक है ना, कैग के अध्यक्ष पूछेगा कि दूसरे कैग के अध्यक्ष थे एनके चंद्रा, इनको तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अपवाद में एक याद रखेगा, कहेगा किस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसी दूसरे माने कार्यकाल के माने दूसरे वित्त आयोग का तीसरे वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष चुना गया था, तो एनके चंद्रा को याद रखेंगे, जो कि दूसरे कैग थे, दूसरे कैग के अध्यक्ष। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा, अनुच्छेद 147 के 4 में दिया गया। लेकिन एक मात्र एनके चंद्रा को तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, और तीसरा वित्त आयोग का कार्यकाल था 1962 से लेकर 1966, 1962 से 1966 तक था। चलिए अगला देखेंगे, कैग को संसदीय प्रहरी का संज्ञा दिया गया है। याद रखिएगा, कहेगा संसदीय प्रहरी किसे कहेंगे, कैग को। शॉर्ट में कैग, पूरा नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहेंगे। क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा कि कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, अनुच्छेद 148। राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, कार्यकाल इनका 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो दोनों में पहले पूरा हो जाए, जो दोनों में पहले पूरा हो जाए। सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। लेकिन एनके चंद्रा एकमात्र ऐसे थे जिनको तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अपवाद में नोट कर लीजिएगा, कैग को संसदीय प्रहरी का संज्ञा दिया गया, कैग को संसदीय प्रहरी का संज्ञा दिया गया। और अगला पॉइंट, कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहेंगे। तो कहेगा लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शन कौन कहलाता है, तो कैग कहलाता है। चलिए इसी में और हम लोग आगे पॉइंट को बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, कैग में हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कैग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। पूछेगा कि कैग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कैग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला, भारत के सब परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों के प्रधान होते हैं। पूछेगा कि भारत के सब परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों के प्रधान कौन होंगे, तो कैग होंगे, ठीक है। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एकदम याद रखिएगा। शॉर्ट में हम लोग कैग कह रहे हैं, लेकिन इसका पूरा नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के सब परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों के प्रधान कौन होंगे, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है, तो कैग में। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है, तो कैग में। फिर से, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है, तो कैग में। अगला सवाल, भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं। भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, तो कैग जिम्मेदार होंगे। कौन होंगे, कैग। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है, तो कार्यपालिका। VVI क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, तो कार्यपालिका के व्यय पर। किसके द्वारा संसद के किसके द्वारा भारत के कैग के पद का सृजन किया गया था, किसके द्वारा भारत के कैग के पद का सृजन किया गया था, तो संविधान के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान, एक संवैधानिक पद है। अगला, कैग को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान दीजिएगा,
कैग को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किस आधार पर पूछेगा? आधार क्या है हटाने का? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं आधार पूछेगा तो कदाचार और असमर्थता की स्थिति में, मतलब आप अपने पद के कार्य को निर्वहन करने में असमर्थ हो गए हैं या कुछ आप ऐसा कर दें जो संविधान के विरुद्ध है, तो आपको इस आधार पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। और यह प्रक्रिया पूछता है किसके समान होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने का जो प्रावधान होता है उसी के अधीन होगा, ठीक है ना। सर्वोच्च पूछ देगा कि कैग को हटाने का प्रावधान किसके समान होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का जो प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत संसद के दोनों सदनों के संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। किस आधार पर? तो कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कैग द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? कैग द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी? तो संसद की होगी। किसकी? तो संसद की। भारत के कैग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? भारत के कैग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत के वर्तमान कैग के अध्यक्ष कौन है अभी? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, याद रखेंगे। भारत के वर्तमान कैग के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। वेतन इनका ध्यान रखेगा 2,50,000 रुपया प्रतिमाह। वेतन कितना है? 2,50,000 रुपया प्रतिमाह। और कैग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे। तो बच्चों आज हम लोगों का भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दो पद को हम लोग देखा, जो कि पॉलिटी के अंतर्गत यह टॉपिक आता था। आप इसे अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए और दिल से एकदम इसको आप याद करके आप अपना नोट्स बना ले। जहां दिक्कत हो वीडियो को एक बार पुनः देखकर इसे अच्छी तरीके से याद कर ले। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी से अगर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो आपको छूटने वाला नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप इसी तरीके से जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहे ऊर्जा और जुनून के साथ। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।